हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 15 प्रश्न वो रहेंगे उत्तराखंड के और बाकी 15 प्रश्न रहेंगे। आज उसमें एक बदलाव हुआ है, एक क्वेश्चन रीजनिंग का है आज और बाकी हिंदी और जीके सब कुछ इसमें मिक्स रहेगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे तेज़ और सबसे पहले पहुंचे। और आज जो आपको प्रश्न है वो आज आपको बताना है, जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े जनपद आपको बताने हैं और क्रम से आपको इनको सजाना होगा। ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, और दिन ऑप्शन नहीं मिलता है। एक तो हो गया देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो इनकी जनसंख्या से सबसे ज़्यादा है, तो इन चारों को आप क्रम से जरूर बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो शुरुआत होगी हमारी हिंदी से। और कल का प्रश्न लगभग सभी ने सही उत्तर दिया था। बलभद्र शाह ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी ये फ़ोन फ्लाइट मोड में रखा हुआ है, तो इस वजह से चार्ज कम है। तो वरना मैं हर रोज़ आपको दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अभी तक आपने उत्तर सोच भी लिया होगा। यामा किसकी रचना है? तो जिन जिन लोगों ने सोचा है ऑप्शन नंबर बी, आप बिल्कुल सही हैं। यामा किसकी रचना है, या जो जो लोग उत्तर दे रहे हैं महादेवी वर्मा, तो आप बिल्कुल सही हैं। यामा रचना है महादेवी वर्मा की। और यामा के लिए ही महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ भी मिला था, तो ये भी याद तो रखना आपको। और सुमितानंदन पंत हमारे राज्य से संबंधित है कौसानी से, और इनको भी चिदम्बरा के लिए बहुत बार सब जगह आता है एग्जाम में प्रश्न। चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको भी ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था और हिंदी का पाने वाले पहले थे सुमितानंदन पंत। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? वैसे ये बात बिल्कुल सही है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। और यहाँ पर जो योग्य है ये आपको बताना है। परिमाणवाचक विशेषण कतई नहीं, संख्यावाचक कोई संख्या नजर आई नहीं, सार्वनामिक भी नहीं, ये योग्य हो जाएगा, गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। योग्य व्यक्ति पहचाना जाता है, योग्य जो हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो जल्दी से आपको बताना है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दो होते हैं। अब कौन कौन से? एक तो हो गया विकारी और एक हो गया अविकारी। तो यही आपको याद रखना है, विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। वाक्य के भेद होते हैं, वो तो शब्द है वाक्य के। अगला है उच्चारण शब्द में उपसर्ग। हाँ, इनमें से आपको बताना है उच्चारण शब्द में उपसर्ग, उत, उच, उ या फिर उच्च। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगा, ये होगा उत। तो ये हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे उत धन चारण, और इसमें संधि बनेगी व्यंजन संधि। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत होगा ऑप्शन नंबर सी। ये हलंत भी रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अपकार का उपकार से वही संबंध है जो आह्वान का संबंध है। तो आपको पहचानना है, प्रश्न पूछने का तरीका यहाँ पर बदला है। जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, आह्वान का हो जाएगा विसर्जन, क्योंकि यहाँ पर विलोम शब्द चल रहा है। जैसे उपकार अपकार का होता है अपकार, ऑप्शन में रहेगा परोपकार और भी रहेगा, लेकिन अपकार का हो जाएगा उपकार, आह्वान का हो जाएगा विसर्जन, आयात का हो जाएगा निर्यात, क्योंकि आयात का निर्यात ही होगा, आसान है। सम्मान का, अगर किसी का सम्मान कर रहे तो अपमान। तो यहाँ पर आह्वान हो जाएगा ये विसर्जन। अगला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची नहीं है? आपको अलग पहचानना है। तुरीण, निसंग, त्रोण या फिर करवाल। तो यहाँ पर अलग जो है यह है करवाल, क्योंकि ये होता है तलवार का। तो ये भी याद रखेगा एक नंबर के लिए, करवाल ये हो जाएगा तलवार का। बाकी तर्कस, त्रोण, तुरीण, निसंग, तो ये सब आपको तर्कस के पर्यायवाची बिल्कुल याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक तरह की विद्या है या इनमें से कोई नहीं है, या फिर वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। तो जो फेंक कर चलाया जाता है वो होता है अस्त्र, और ये हो जाएगा हमारा वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, ये हो जाएगा शस्त्र, यानी कि जैसे तलवार हाथ में चलाई जाती है सब। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ से उत्तराखंड शुरू होगी है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से आपको पहचानना है।
पूर्व से पश्चिम की लंबाई 358 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 320 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.68%, भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तराखंड 1.68% है, या फिर पर्वतीय भाग 13.93% है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.68 ने 1.69 होना चाहिए था यहाँ पर, तब ये सही होता। बाकी पर्वतीय भाग 13.93 ये सही है, क्योंकि 86.07% भाग है हमारा पर्वतीय नहीं। तो ये भी तो हमारा यहाँ पर पर्वतीय भाग कह रहा है, तो ये भी तो मैदानी होना चाहिए था, मैदानी। तो यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन लग रहे हैं, बाकी ये भी सही लग रहा है। पूरब से पश्चिम तक ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण 300, ये दो सही है। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत लग रहे हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्वतीय भाग कह रहा है, तो पर्वतीय हो जाएगा 86.07 भाग हमारा पर्वतीय है, और बाकी 13.93 ये है मैदानी। तो ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ पर गलत, और ये भी हो जाएगा क्योंकि ये भी 6 होना चाहिए था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है? तो पहले दोस्तों आयोग परीक्षावाणी में आपको ये चमोली मिलता था, जिनके पास नई परीक्षावाणी होगी तो वहाँ पर आपको उत्तरकाशी मिलेगा, और आयोग ने भी इसका उत्तर काशी आयोग उत्तर दिया था। तो लगभग 5870 या 71 के आसपास, इसकी ऊंचाई 71 के आसपास। तो ये है उत्तरकाशी में जैलंग पर्वत, तो 58-71 के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो इसका उत्तर आपको ये, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि पर्वतीय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था मैदानी। अगला प्रश्न है, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है। तो ये कहा गया खो नदी को। अब खो नदी कहाँ बहती है? तो कोटद्वार में बहती है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का गांधी कहा जाता है दोस्तों, इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है पर्यावरण का गांधी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और सुंदरलाल बहुगुणा, इनसे प्रश्न जरूर आएगा, पहले तक भी आता था, अब भी आएगा। 21 मई को इनका निधन भी हो गया था, 21 मई 2021 को। जन्म हुआ था 1927 में टिहरी में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। और इनकी एक बुक भी है, वो रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर करके एक बुक भी है इनकी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पर्यावरण का गांधी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, राज्य में टीन किस जिले में पाया जाता है? तो टीन पाया जाता है दोस्तों चमोली में। और यूरेनियम के संकेत मिले टिहरी से, अल्मोड़ा, बाकी चांदी तांबा ये सब। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा टीन हो जाएगा चमोली, और यूरेनियम के संकेत टिहरी से। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया? तो 5 है, तो 5 में से 2 को मिला है। और 2 को भी कौन कौन? सबसे पहले दिया गया था राजी को, और फिर है बोक्सा को। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, राजी और बोक्सा को, यानी कि 2। अगला है, श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? अब रामकृष्ण यादव, ये किसका नाम आपको पता है? ये है बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव का नाम है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्रीदत्त बड़ौनी। श्रीदेव सुमन का मूल नाम था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और हाईकोर्ट कलर के एग्जाम में इनकी पत्नी का नाम भी पूछा गया था, विनय लक्ष्मी सुमन, विनय लक्ष्मी सुमन। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना होगा। और इसके अलावा श्रीदेव सुमन का जन्म की बात कर लेते हैं, तो जन्म हुआ था इनका 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गाँव में, और 25 जुलाई को ये शहीद हो गए थे, 25 जुलाई 1944 को। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एटकिंसन हैमिल्टन नहीं, ये हो जाएगा फ्रेजर हो जाएगा इसका सही उत्तर। फ्रेजर की है ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। अगला प्रश्न है, किस कुमाऊं नरेश से सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र में भूमि का विधिपूर्वक बंदोबस्त करवाया था? तो सीरा से जो भूमि संबंधी दस्तावेज मिले, कागज वो मिले हैं, तो ये मिले हैं रुद्रचंद के। तो रुद्रचंद हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि सीरा को भी जीता था रुद्रचंद ने। फिर इसके बाद सीरा हो गया, और जो दारमा है अस्कोट को भी जीता था रुद्रचंद ने। बाकी पिथौरागढ़ को जौहार है वो भी जीता था। तो ये रुद्रचंद हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की ओर से पहला प्रयास प्रताप शाह के काल में मिलता है, जिन्होंने पहला खैराती दवाखाना छापाखाना स्थापित कराया था, कब? तो ये कराया था 1876 में।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1876 में पहला दवाखाना खैराती छापाखाना की स्थापना प्रताप शाह ने कराया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस विभाग की स्थापना भी टिहरी में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा यूएसए में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूकेपीएससी के जो 2016 में हुआ था प्री, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2004, 1996, 2000 या फिर 1993। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा 1993 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो इनमें से आपको बताना है। तो ज़्यादा सटीक उत्तर हो जाएगा इसका गेहूं, क्योंकि गेहूं में ज़्यादा उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों। और बात कर लेते हैं हरित क्रांति की, तो ये 1966 1967 में हरित क्रांति आई थी। तो ये भी आपको याद रखना है भारत में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ये पिग्मी एक जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको बतानी है। तो ये दोस्तों वैसे मिलती है कहाँ, जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो विषुवत वन है, तो वहाँ एक जैसे कांगो है, तो उस साइड ही आपको देखने को मिल जाएगी पिग्मी। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? प्रताप, राणा प्रताप, सवाई उदय सिंह, मान सिंह या फिर राणा सांगा? तो इसका क्षेत्र हो जाएगा राणा सांगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? तो गांधी जी नहीं करना आपको। इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 का, तो उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो प्रश्न यहाँ पर वैधानिक दर्जा है। अगर स्थापना की बात आएगी ना, इसकी सेबी की बात चली तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, तो स्थापना की बात चलेगी तो 1988 करेंगे। और यहाँ पर आ गया अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा, तब आप जाएंगे 30 जनवरी 1992। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा कितने वर्षों भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कितने वर्षों में? तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो कंडाली या किरजी उत्सव है ये भोटिया जनजाति का है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्षों में एक बार। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। कंडाली या किरजी एक झाड़ी है जो बिच्छू घास है, तो ये है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा? तो जल्दी से आपको बताना है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर सी है, सी का कितना होता है? 3 पर होता है। जैसे ए से लेकर जेड तक 26 तक होते हैं, ये होता है 6 पर। और एफ होता है 6 पर, ये होता है 9 पर। एल होता है जे के एल 12, ओ 15, आर 18। तो अब आपको इनमें से बताना है। 7 6 7 और 6 दोस्तों कितने अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आता है 13, 25 और 6 31। तो क्या यहाँ पर भी हम 7 6 13 और 13 और 6 कितना होता है? तो 19 होता है। तो एक ही ऑप्शन में है, नहीं 2 ऑप्शन में। 25 और 6 31, तो यहाँ पर भी 6 जोड़ा है, यहाँ पर भी 6 जोड़ा है। तो 31 और 6 जोड़ेंगे तो 31 और 6 हो जाएगा 37, ना कि 36। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने भी जल्दी से इसको कर दिया होगा, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पर हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश, हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल,
मोलाराम संग्रहालय टिहरी। अब इसमें से देख के दोस्तों मोलाराम संग्रहालय क्योंकि श्रीनगर में है तो यही हो जाएगा हमारा मोलाराम संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लाल पानी वाला अनूठा ताल कौन सा है। तो लाल पानी के लिए दोस्तों वासुकी ताल है और टिहरी और रुद्रप्रयाग आप दोनों कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे या ये और दोनों की सीमा पर है। तो वासुकी ताल है और डोडी ताल ये 6 कोण वाला ताल है, उत्तरकाशी में है डोडी ताल। और ये होमकुंड और सतोपंथ ये दोनों के दोनों चमोली जनपद, तो ये दोनों के चमोली में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सलाड़ी, राठी, नागपुरिया आदि बोलियां किस जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, किस भाषा के अंतर्गत आती है। जनजाति बोल दिया मैंने, जनजातीय या कुमाऊनी या गढ़वाली। तो नागपुरिया, सलाणी और राठी, तो राठी तो इसे पौड़ी में रहती है तो गढ़वाली हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को कहाँ नंदा देवी का बड़ा मेला लगता है। तो आजकल ये भी चैत्र नवरात्र में या इस तरह के जो भी हैं ये इस तरह के भी आ रहे हैं आजकल प्रश्न। तो ये लगता है दोस्तों नंदा देवी का, वैसे भी आप नंदा देवी से समझ ही गए होंगे, ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। तो सितंबर में हमें लगता है, तो अभी देखते हैं, अभी तो अगस्त चल रहा है। तो नंदा देवी का बड़ा मेला लगता है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।